वैसे आप याद करने के लिए बोल सकते हो ऐसा, लेकिन उस समय चाइना में एक धर्म चल रहा था जिसको कन्फ्यूजन कहते हैं, और ये फिलॉसफी भी है बड़ी स्ट्रांग, आप इसको सर्च करोगे तो आपको मिले। मैं भी आप लोगों में से पहली बार कई लोग सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे धर्म जो अब खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे धर्म जो अब है ही नहीं, वो अपने आप को सर्वाइव ही नहीं कर पाए, ठीक है ना। कौन सा? कन्फ्यूजन वाला। कन्फ्यूजन का मतलब होता है कि ऐसा धर्म जिसमें ईश्वर को मानते ही नहीं वो लोग, है ना, अनास्तिक टाइप का कुछ कुछ, ठीक है ना। तो उनकी फिलॉसफी, वो फिलॉसफी टाइप कुछ धर्म है, तो वो वहां पे चलता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, बस इतना ध्यान रखना। कन्फ्यूजन कहाँ पे था, किसका कंटेम्प्रेरी था? जैन धर्म और बौद्ध धर्म के कंटेम्प्रेरी, ठीक है ना। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अच्छा गाइस, मैंने ये बताया था कि 600 से लेकर के नेक्स्ट आपका 500 एडी तक, यहाँ पे मान लो ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो बीसी से लेकर के एडी तक। अब इसमें मैंने कहा था कि एंशियंट टाइम पे सबसे पावरफुल जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद सबसे पावरफुल कौन सा था? मगध। तो मगध पे मैंने आपको कहा था कि मगध पे अगर आपको बहुत सारे अगर वंशों के नाम याद रखने हैं तो उसकी ट्रिक बताई थी मैंने आपको, ठीक है ना। मैंने आपको ये कहा था गाइस, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, गुप्ता, पल्लव, सातवाहन, ये सब कुछ। उसके बाद ये जो 500 से लेकर के 712 तक जो आप पढ़ रहे हो ना, यही हमने पढ़ा जो अभी लास्ट क्लास में हम पढ़ते आ रहे हैं। राजपूत, गुज्जर प्रतिहार, है ना, गैड़वाल, सोल वंश, सोलंकी वंश, साउथ इंडिया के कुछ, है ना, ये सारी कहानी। अब यहाँ से हमारा एक्चुअली मिडवल चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है? तो ध्यान से सुनना गाइस, मिडवल चालू होता है 712 से, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में एक्चुअली मिडवल का टाइम पीरियड गाइस ऐसा है कुछ कुछ, ठीक है ना। लेकिन उसमें ना 1206 से लेकर गाइस, कहाँ से लेकर 1526 तक का जो टाइम पीरियड है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, इसको सल्तनत काल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सल्तनत एरा, ठीक है ना। और ये जो 712 से लेके गाइस, भाई प्लीज बातें नहीं करो, ये जो 700 से लेके 1200 का टाइम पीरियड है ना, इसमें बहुत सारे अटैक हुए, अरबों का, टर्किश का, अलग अलग, ठीक है। इसके बारे में भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा गाइस, सल्तनत काल के बाद को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मुगल एरा। क्या कहा जाता है उसको? मुगल एरा कहा जाता है। अब मेरी बात ध्यान सुना गाइस, सल्तनत काल जो था लगभग 300 साल का था, तो इसमें कितने वंश आए कोई आपसे पूछ दे तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे गुड़खा तस्ले में, गुड़खा तस्ले में। इसका क्या मतलब है? तो ग का मतलब हो गया कि गुलाम वंश, ग का मतलब क्या हो गया? गुलाम वंश। ख का मतलब हो गया खिलजी वंश, क्या हो गया? खिलजी वंश। त का मतलब हो गया तुगलक वंश। त का मतलब क्या हो गया? सैयद वंश। ल का मतलब क्या हो गया? और ये जो म है इसका मतलब क्या हो गया? मुगल। मुगल यहाँ से शुरू होते गए और यहाँ तक रहे, तो इनका तो अच्छा खासा ड्यूरेशन रहा। मतलब 300 साल में इतने सारे लोग और 300 साल में केवल एक ही एम्पायर, समझ पा रहे हो क्या? अब मुगलों को याद करने का तरीका क्या है गाइस? बस क्या करने का तरीका है? सबसे पहले बाबर, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। कितने हो गए टोटल? 6। लेकिन कल एक बच्चे ने मॉक टेस्ट में मुझसे पूछा कि सर टोटल कितने मुगल एम्पायर है, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो कितने टोटल? 18। ये बहुत सारे का आंसर वैसे था, जैसे पानीपत के युद्ध के बारे में बताओ तो कहते इधर से भी तलवारें चली, उधर से भी तलवारें चली। हाँ, ये पढ़ा जाता है। इसके बाद डिक्लाइन हो गया। ये मेन 6 क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? क्योंकि औरंगजेब के बाद मुगल काल क्या हो गया? मतलब कोई स्ट्रांग राजा नहीं आया, सबके सब ऐसे आएगा 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। हाँ, लेकिन टोटल कितने थे? मतलब इनके बाद भी फिर भी 12 थे। भाई जिनकी गुणवत्ता खराब होती है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ होती है वो कम होती है। इस मुगल एरा में टोटल 18 राजाओं ने शासन किया, ठीक है ना। स्टार्टिंग के 6 जो थे वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके समय में मुगल एरा जो है वो इंक्लाइन फेस पे था, मतलब ऊपर चढ़ रहा था, पीक पे था, वो ज़्यादा एरिया एक्वायर कर रहे थे, ज़्यादा चीज़ों को जीत रहे थे। औरंगजेब के बाद वो क्या हो गया? डिक्लाइन फेस पे आ गया, गिरने लगा, है ना। ये लोग हारने लगे और जो नए राजा थे तो वो उतने स्ट्रांग नहीं होते थे। किसी का नाम रंगीला है, एक वो दिन भर पी रहा है और डांस देख रहा है। किसी का नाम लंपट मूर्ख रख दिया है, समझ पा रहे हो? तो जब राजा का नाम ऐसा रखा जा रहा है तो राजा की करतूत भी तो वैसी होगी ना, समझ पा रहे हो चीज को? तो इससे पता चल रहा है अगर किसी का नाम अगर लंपट मूर्ख रखा है इतिहासकारों ने, तो क्या मतलब है? इसका मतलब सही से डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो जब ऐसा व्यक्ति राजा बन गया तो ज़्यादा टाइम तो टिकने वाला नहीं बात, समझ पा रहे इसको? तो टोटल कितने मुगल एम्पायर हुए हम सबके बारे में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो आप लोग। उनके अगर मान लो 18 में से कोई एक भी काम का है तो वो पॉइंट में लिखवाऊंगा जो एग्जाम में आएगा। आखिरी जो मुगल बादशाह था उसका नाम था बहादुर शाह जफर। क्या नाम था उसका?
बहादुर शाह जफर। जफर गाइज, ये जफर इसको जफर भी कहते थे खाली, क्यों? क्योंकि ये जफर के नाम से ना शायरियाँ करता था। तगड़ा वाला शायर था ये, एकदम दिल फेक टाइप शायर। हाँ, और इसके दरबार में बहुत बड़े शायर भी रहते थे, जैसे मिर्ज़ा गालिब, है ना। मिर्ज़ा गालिब एक बहुत, गालिब पता है ना आपको, कोई भी शेर लिखो नीचे गालिब लिख दो, ऊपर से गालिब देख के कहते होंगे कि भाई आऊँगा तो बहुत मारूंगा, हर शेर के पीछे मेरा नाम चेप रहे हो तुम लोग, ठीक है ना। तो इसका नाम था बहादुर शाह जफर। 1857 की जो क्रांति हुई उस बंदे ने लीड किया था, इसलिए अंग्रेजों ने इसको अरेस्ट करके कहाँ भेज दिया? म्यांमार। कहाँ भेज दिया? करंट में जो बर्मा है वो म्यांमार है, तो वो भी पहले भारत का हिस्सा होता था, ठीक है ना। जो अभी इंडोनेशिया वाला जो एरिया देख रहे हो आप, ठीक है ना, म्यांमार वाला की कब्र है वहाँ पे। कब्र तो देखो बाबर की भी भारत में नहीं है, और आखिरी वाली ना फर्स्ट वाले की ना। बाबर कहता था कि भाई मैं जब मर जाऊँ मुझे यहाँ पे मत दफनाना प्लीज़। एक बात बताओ, जैसे मान के चलो मेरा जन्म जो है बचपन में गाँव में हुआ, और मैं बचपन में काफ़ी साल तक मैं गाँव में रहा, तो कभी कभी मेरे मुँह से शायद आप लोगों ने सुना होगा, मे भी आगे सुनोगे, कि जिस दिन मुझे अच्छे खासे पैसे मिल गए ना, मैं यहाँ पे नौकरी रिजाइन दे करके अपना, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने पिंड से, अपने गांव से, अपने मौलिक चीज़ों से, फंडामेंटल चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं, तो मुझे पसंद है वो। हालांकि मैं भी 4 दिन रह के आया था, मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे अब ना बड़ा ही ना लोगों के बीच में ना एक अलग सा बिहेवियर आ चुका है। गाँव गाँव भी नहीं रहा, शहर भी नहीं हुआ, ठीक है। मोटर लग चुकी है वहाँ पे, कुआं खत्म हो चुका है, मोटर दबाओ पानी आएगा, ठीक है ना। ये कहानी तो गांव, अच्छा लोग अब हेल्पफुल नेचर के नहीं है वहाँ पे, सबको अपने काम से मतलब है बस। यहाँ पे तो फिर भी हेल्पफुल नेचर के मुझे नजर आते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। लेकिन फिर भी अपनी तो संपत्ति हम वो की छोड़ दें, हमें लोगों से क्या मतलब, धीरे धीरे बन जाएगा माहौल, वो चीज़ है। तो क्या किस मैटर पे बोल रहा था मैं? हाँ, जैसे मैं वहाँ पे रहा गाँव में, तो मुझे गाँव पसंद है, मुझे जिस दिन मौका मिलेगा मैं चला जाऊँगा। तो बाबर जिंदगी भर कहाँ रहा था? काबुल में। कहाँ रहा था बाबर? और यहाँ पे लड़ते लड़ते आ गया, यहाँ पे जीत के राजा बन गया, लेकिन उसका मन लगता था कहाँ पे? ये बात उसने बाबरनामा में लिखी, और ये बात सेम जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी लिखी। कौन? जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, है ना। डिस्कवरी ऑफ भारत की खोज, तो उसमें उन्होंने लिखा कि बाबर ऐसा ऐसा था। मतलब वो रहता इंडिया में था, लेकिन करता इंडिया को उसकी कोई भी चीज़ पसंद नहीं। जैसे मैं शहर में रहता हूँ, लेकिन मुझे आके कोई भी चीज़, इसे देसी बंदे से पूछो ना, गाँव से, जिसने मैं जीवन गाँव में बता दिया, जो बुढ़ापे में भाई तुम लोग कबूतर खाने में रह रहे हो, पहले आके वही कहेगा। क्यों कहेगा? क्योंकि गांव में वो हवेली में रह रहा है ना, ठीक है ना। जो गांव से बंदा आएगा ना, उसको यहाँ का ये रूम पसंद नहीं आएगा, ये 25 गज वाला गारंटी नहीं पसंद आएगा। हमारा खुद का जो घर है उसमें 56 कमरे हैं, और एक एक कमरा इससे दुगना ही बड़ा है, ठीक है ना। पार्लियामेंट का हाउस है ना, वो कुछ वैसा है हमारा घर, 56 कमरे उसमें, और पूरा जिला टाइप का परिवार रहता है उसमें। 56 परिवार भी रहते हैं, ऐसा समझ लो आप लोग। 56 परिवार नहीं रहते, लेकिन ठीक ठाक बड़ा है, अच्छा खासा एरिया, ठीक है। और सामने वाला पार्क दिख रहा है ना, उसका लगभग 80% ले लोगे ना, उतना बड़ा हमारा, उतना एरिया उसमें वो है जिसमें सिर्फ महिलाएं रहती हैं। ये कहानी है, वो कहानी है। तो गांव में स्पेस इस वजह से रह रहे हैं। तो गांव वाला व्यक्ति तो हमेशा शहर की रहेगा, वो जिंदगी भर शहर में रहा, कमाया भी, लेकिन बेइज्जती भी किसकी करेगा वो? क्योंकि उसको गाँव पसंद है। वो तो बाबर का कुछ ऐसा हिसाब था। बाबर रहा काबुल में, जवानी में वो आया यहाँ पे, जीता रहा, लेकिन उसने कहा था भाई मैं मर जाऊँ तो मेरे को प्लीज़ यहाँ पे मत दफनाना, ठीक है ना। तो बाबर जब मरा तो उसको आगरा में एक बाग था, आराम बाग। क्या बाग था? आराम बाग में उसको आराम से लेटा दिया। उस टाइम बाद उसको निकाल कर वहाँ ले गए जहाँ उसकी इच्छा थी। कहाँ ले गए उसको? काबुल में। तो बाबर पहला शासक था जिसकी कब्र यहाँ पे नहीं है। और आखिरी बादशाह कौन? बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों ने उसको यहाँ पे इसको मरने नहीं दिया। ये तो भारत में जन्मा था, और ये भारत से प्रेम भी करता था, ऐसी कोई दिक्कत। ये मुगल जो है ना, मुगलों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये एक औरंगजेब को छोड़ करके ना बाकी सब बोके ओके थे। औरंगजेब के साथ थोड़ा कट्टरपन वाला हिसाब किताब था, बाकी सबको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बहादुर शाह जफर ने क्या, शायर तो था ये, मैंने क्या कहा, शायर था, शायरी करता था। तो उसने लास्ट में एक शायरी लिखी कि कितना बदनसीब है जफर कि तुझे 2 गज जमीन भी ना मिली मादरे वतन की। समझ पा रहे हो? तो उसको कहाँ मार के डाला? मैं इसकी कब्र वही है। तो फर्स्ट मुगल एम्पायर की भी कब्र बाहर है, और लास्ट वाले की भी, कुछ और की भी पाकिस्तान में चली गई क्योंकि पार्टीशन हो गया, वरना वो भी पहले इंडिया में ही था। आगे बात है क्या? नहीं, गवर्नर नहीं बनाया था। मैंने तो इसके ऊपर पूरी किताब पढ़ रखी है। इसको गवर्नर नहीं बनाया था, इसको 10 रुपये कुछ देते थे ऐसे मंथली, और इसका बर्थडे वर्डे या ईद वीद होता था तो 12 रुपये कुछ ऐसा देते थे। मैंने पूरा इसकी हिस्ट्री पढ़ी है औरंगजेब की, सॉरी बहादुर शाह जफर की। गवर्नर नहीं बनाया था इसको। अच्छा, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अब? 712 से शुरू करने वाले ना। तो गाइज भारत पर जो अटैक होता है वो 2 कैटेगरी में होता है गाइज। मुस्लिम अटैक कितनी कैटेगरी में पढ़ते हैं हम लोग? 2 कैटेगरी में। क्या क्या अटैक है? एक है आपका अरब का,
एक क्या है, और एक है टर्किश, एक क्या है, टर्किश बोलते हैं। ध्यान सुनना गाइस, हमारी नज़र में सब मुस्लिम ही है यहाँ पे, लेकिन उनमें फ़र्क है। जो अरब से आया है वो क्या है, जो तुर्क से आया है वो क्या है, तुर्की है, समझ पा रहे हो। जो अफगान से आया है वो क्या है, अफगानी, समझ पा रहे हो। तो अलग अलग हैं सारे के सारे, सबके सब मुस्लिम ही है, लेकिन ये सब एक दूसरे के कट्टर भी हैं, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट भी हैं। दे डोंट लाइक ईच अदर, ठीक है ना। आगे की बात करें। अच्छा, अरबों में गाइस सबसे पहला जो अटैक हुआ ना, वो हुआ गाइस, मैंने बताया अरबों ने पहला अटैक किसने किया, बाद में किसने किया। अब अरबों में जो पहला अटैक हुआ गाइस, उसका नाम था, ये मैंने बता दी जगह आपको। अब ध्यान सुना गाइस, अरबों में जो पहला अटैक हुआ गाइस, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था उसका, मोहम्मद बिन कासिम। कब अटैक किया था गाइस इसने, 712 में। कब अटैक किया था इसने, 700। और जब इसने अटैक किया गाइस, पहला अटैक था ये जो कामयाब था, इसी के अटैक के साथ मिडवल हमारा शुरू हो जाता है। और जब इसने अटैक किया गाइस, ठीक है, तो उस समय जो पाकिस्तान वाला इलाका आप लोग देखते हो ना, ये भारत है गाइस, ये आपको दिख रहा है पाकिस्तान लिखा ना यहाँ पे, इसके आगे क्या है यहाँ पे, भारत है। तो पाकिस्तान वाला इलाका भी पहले भारत में था, तो उसको सिंध वाला इलाका बोलते थे। क्या बोलते थे उसको, तो सबसे पहले तो अटैक करेगा तो वहीं करेगा ना, शुरुआत तो वहीं से हो जाएगी। तो सिंध का शासक था दाहिर। सिंध का राजा कौन था उस समय, सिंध का राजा दाहिर था, जिस उसको इसने हराया। किसने हराया, और उस इलाके को कैप्चर कर लिया। मतलब पूरे भारत में इसकी एंट्री नहीं हुई, इसने बस शुरुआत कर दी, और स्टार्टिंग में सिंध वाले इलाके में क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। और उसके बाद क्या कह रहा है, और देखो आप लोग, इसने गाइस भारत में एक टैक्स लगाया जिसको क्या बोलते हैं, जजिया कर। ये एक रिलीजियस टैक्स है। कैसा टैक्स है, देखो दो प्रकार के टैक्स होता है गाइस, एक होता है जजिया, एक होता है जजिया, और एक होता है जकात। आगे इसके बारे में पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना आप लोग। जो जजिया कर होता है गाइस, वो नॉन मुस्लिम से लेते थे। किससे लेते थे, अच्छा गाइस, नॉन मुस्लिम और हिंदू एक ही बात होती है क्या, नो। नॉन मुस्लिम का मतलब वो जो मुस्लिम नहीं है, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, उसमें सब हैं। और हिंदू का मतलब सिर्फ, तो ये नॉन मुस्लिम टैक्स था, ना कि हिंदू का टैक्स था। मतलब मुस्लिमों को छोड़कर जो भी व्यक्ति अपने किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाएगा, अगर कोई हिंदू मान के चलो काशी विश्वनाथ टेम्पल जाना चाहता है, या मथुरा में राधा रमन, या कोई भी बड़े टेम्पल में जाना चाहता है अगर वो, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, उसको जजिया कर बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको, जजिया कर बोलते हैं, ठीक है ना। और मुस्लिमों से एक टैक्स लिया जाता था, वो भी रिलीजियस टैक्स, उसका नाम था जकात। उसका क्या नाम था, जकात। वो मुस्लिमों के इनकम का कुछ परसेंट होता था गाइस, 2.5%। आप में से कोई है मुस्लिम, नहीं। आज भी मुस्लिम जकात देते हैं, बाय द वे, आज भी मुस्लिम क्या देते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हिंदूज की क्या खास बात है, मंदिर गए, घूमा फिरा और आ गए, कुछ डोनेट नहीं किया, ठीक है ना। हिंदुइज्म में एक अलग ही लेवल का चलता है। अगर कोई किसी घर का बच्चा अगर ज़्यादा पंडिताई करने लगे, ज़्यादा प्रवचन सुनने लग जाए, तो पेरेंट्स को खौफ लगने लगे कि कहीं ये निकल ना जाए। क्योंकि हिंदुइज्म में मैंने आपको पढ़ाया था हिस्ट्री में कि हमारे यहाँ पे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। तो हमारे यहाँ पे जो ये जो रिचुअल चीज़ें हैं, पूजा पाठ है, इसको एंड में रखा गया है, ठीक है ना। तो लास्ट में हमारा वानप्रस्थ जीवन आता है, जिसमें हमें पूजा पाठ सिखाते हैं, वो सब चीज़ें। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो मुस्लिम रिलीजन में क्या होता है गाइस, कि इनकम का 2.5% आपको डोनेट, 3% डोनेट करना है। मुस्लिम आज भी करते हैं, मेरे कुछ मुस्लिम स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे बताया कि आज भी करते हैं वो। अच्छा, डोनेट करने से रिलीजन क्या होगा, स्ट्रांग होगा, क्योंकि पैसा मिल रहा है। तो हिंदुइज्म में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो जा रहे हैं मंदिर, तो वो कुछ डोनेट नहीं। जंजीर नहीं, जजिया और जकात दो ही शायद जजिया को आप जंजीर कह रहे हो। फिर हो सकता है मे भी हो, ठीक है ना। और भी टैक्स हो, लेकिन ये दो पॉपुलर टैक्स है। अच्छा सुनो मेरी बात, इसने कौन सा टैक्स लगाया, छोड़ा काम की बात करते हैं। जजिया टैक्स लगाया। जजिया टैक्स किससे लेते थे, नॉन मुस्लिम। कोई हिंदू तो नहीं बोलेगा, नॉन मुस्लिम बोलेंगे, यह ज़्यादा सही है। अच्छा, इसने कहा 5 लोग जजिया टैक्स नहीं देंगे। कितने लोग, कोई बूढ़ा नहीं देगा, कोई ब्राह्मण नहीं देगा, कोई औरत नहीं देगी, कोई बच्चा नहीं देगा, कोई विकलांग नहीं देगा। इसने 5 लोगों को फ्री कर दिया जजिया कर देना, ठीक है ना। बूढ़ा नहीं देगा, ठीक है ना, कोई औरत नहीं देगी, कोई बच्चा नहीं देगा, कोई विकलांग नहीं देगा, और कोई क्या, कोई विकलांग नहीं देगा, ब्राह्मण नहीं देगा ना, ब्राह्मण नहीं देगा। 5 लोग हो गए। तो इसने जजिया कर तो लगाया, लेकिन 5 लोगों को इसने क्या करा, फ्री रखा। अब जजिया कर की कहानी सुन लो आप लोग। तो इसने जजिया कर 5 लोगों से मुक्त रखा, मैंने आपको बता दिया, बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग और। लेकिन एक बात बताओ, अगर ब्राह्मण कोई यंग सा है, हट्टा कट्टा तगड़ा सा है,
तो उसको क्या प्रॉब्लम है जजिया देने में, अगर उसकी इनकम है तो? समझ पा रहे हो? तो इसने तो माफ कर दिया, किसने कहा? मोहम्मद ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ब्राह्मण रिलीजियस बंदा है तो वो जा सकता है, उसका डेली का काम होगा जाने का, ठीक है ना, वो चीज़ है। लेकिन एक राजा आएगा जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या राजा था? उसने कहा भाई ये ब्राह्मणों को क्यों फ्री कर रखा है, इनके ऊपर भी लगाओ। तो उसने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगा दिया। फिरोज शाह तुगलक आया, तुगलक वंश हम पढ़ेंगे आगे भाई, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, यानी 100-200 साल बाद है अप्रोक्सीमेटली। हाँ जी, सारे मुस्लिम ही है, लेकिन मैंने कहा ना कोई अरब है, कोई तो टर्किश है, कोई अफगानी है, ठीक है सारे के सारे क्या मुस्लिम ही। आगे की बात करें, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी क्या लगा दिया? जजिया कर लगा दिया। आगे की कहानी, उसके बाद अकबर ने कहा कि भाई कोई जजिया कर नहीं लगा, सबको खत्म करो। अकबर जो था वो सहिष्णु था। अकबर कैसा था आपको पता है? हमारा संविधान किसने लिखा है? अरे लिटरली लिखा किसने है? वो दोनों उन्होंने बनाया ना, ड्राफ्ट किया है, रास बिहारी राय ज्यादा। राय ज्यादा किसने लिखा है? नहीं 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 नहीं, हमारा संविधान किसने बनाया? तो आपको अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बात सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लिखा किसने कहा? मतलब बैठ के लिटरली किसने लिखा था, समझ पा रहे हो क्या भाई? ये पुल जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया है, तो क्या उन्होंने ढोया है क्या ईंट? तो आके ईंट रख दी चले गए, काम कौन कर रहा है? तो पूछा मजदूर पुल किसने बनाया था? तो मजदूरों ने बनाया था, मोदी जी ने बनाया था। समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग? तो लिखा किसने था? तो रास बिहारी राय ज्यादा करके नाम है, पूरा राय ज्यादा से याद रखना आप लोग, ठीक है ना। लिखा किसने था? हाँ ड्राफ्टिंग कमेटी थी। मैंने कहा ना ये तो वो लोग थे जो हाई क्लास लोग थे, सब डिसाइड कर रहे थे। मैंने कहा बैठ के लिखेगा कौन? समझ पा रहे हो क्या इस चीज को आप लोग? वो तो जो लिखने वाले को तो क्या, तुम जो बोलोगे वो लिख देगा, उसकी राइटिंग अच्छी से उसको बुला रखा है। वो तो वो कमेटी थी जो उनको गाइड करी थी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ लिखने का मतलब वो जो बैठ करके लिख रहा था प्रॉपर, वो वाला लिखना। जब ये क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं होंगे, डोंट टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है ना। तो राय ज्यादा ने लिखा, ठीक है। और आपको पता है जो ओरिजिनल संविधान है, जो बहुत बड़ी बुक है जिसको संभाल के रखा गया संविधान में, संसद में, उसको जब आप खोलोगे तो खोलते ही जो फ्रंट पेज पे जो फोटो मिलेगी वो राम दरबार की मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? उसमें सीता जी हैं, हनुमान जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, है ना, सारे लोग हैं जो राम दरबार में होता है। और आपको हर रिलीजन की उसमें इमेज मिलेगी। हर रिलीजन की क्या मिलेगी? हिंदू की भी मिलेगी, मुस्लिम की भी मिलेगी, सिख की मिलेगी, ईसाई की भी मिलेगी। हर रिलीजन में जो पॉपुलर लोग हैं उनकी फोटो। अगर यही संविधान आज लिखना होता ना भाई साहब, और उसमें से गलती से तुमने मुस्लिम की फोटो डाल दी या किसी और रिलीजन की डाल दी या हिंदू की डाल दी, दूसरे वाला तो चढ़ जाता इंस्टाग्राम पे। चढ़ता नहीं चढ़ता? बिल्कुल चढ़ता। आज ये मुद्दा डिबेट का मुद्दा होता कि उसकी फोटो क्यों डाली है, खाली इसमें हिंदू की रखो या खाली इसमें मुस्लिमों को रखो। समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग? उस समय लोगों के दिमाग में इतना पकौड़े नहीं छनते थे जितना छन रहे हैं। समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग? आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबकी फोटो है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में अकबर की भी फोटो बनी हुई है। तो अकबर अच्छा शासक था। अकबर कैसा शासक था? वो सहिष्णु था। गई सहिष्णु का मतलब समझ रहे हो क्या? सेकुलर, तो हर धर्म से लगाव था। उसके राजा देखो, इतिहास में महान 2 ही 3 राजा हुए। अकबर महान है, अशोक महान है। अशोक के बारे में हमने पढ़ा, अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन उसने साफ कहा था, उसने अपने 11वें शिलालेख में कहा था कि ब्राह्मणों को कोई टॉर्चर नहीं करेगा। जबकि वो खुद कौन सा धर्म मान रहा है? बौद्ध धर्म, ठीक है ना। तो मैंने कहा ना राजा वही है। बीइंग अ हिस्ट्री टीचर, मैं चाहूँ ऐसा टीचर करते हैं, और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं हिस्ट्री टीचर हूँ, मैं हिंदू धर्म को फॉलो करता हूँ। कभी भी आप मेरे मुंह से ऐसा नहीं सुनोगे कि मुस्लिम धर्म के बारे में ऐसा या किसी और धर्म के बारे में वैसा, ना मैं ऐसे कभी स्टेटस लगा, ठीक है ना। हाँ मेरे नोन में से बहुत सारे लोग लगाते हैं, ठीक है ना। तो हमें इस चीज़ से बीइंग अ स्टूडेंट बचना चाहिए, मेरी सलाह है। बचो ना बचो आपकी में, तो आप मन में अशांति क्रिएट करो, आपकी इच्छा है, जो मर्जी करना है करो, पर कुछ लोगे नहीं तुम। ये जाहिल बनने की निशानी है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। बाकी आप लगाना चाहो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, और आपकी नौकरी लग जाए उसके बाद लगाते रहना, तलवार लेकर डोलो तुम एस ब्लॉक चौक पे, ठीक है ना। जिसको काटना है काटो, जिसको करना है नौकरी ले लो, उसका करते रहो, क्योंकि ये सब दिमाग में रखकर तुम चलोगे ना, ठीक है ना। अब मैं देखता हूँ पता क्या होता है, ऑल ऑफ सडन एक स्टूडेंट जो नॉर्मल था, कल से ले वो लगातार स्टेटस लगाया जा रहा है कंसिस्टेंटली रिलीजन के ऊपर, ठीक है ना। ऐसे लोगों फिर मैं म्यूट करता हूँ फिर मैं, क्योंकि वो खुद की बुद्धि तो खराब कर बैठे हैं, वो मेरी भी खराब करेंगे। और मैं सलाह देता हूँ कि आपको भी इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। समझदार बनिए, मूर्ख वाली बात नहीं, ठीक है। आगे की बात करते चलो, ठीक। किस पे बात करते हम लोग? तो अकबर कैसा था? सेकुलर था। कैसा? भाई आपका रिलीजन अच्छा है,
इस बात को साबित करने के लिए आपको चिल्लाने की जरूरत, मैंने बात कही थी ना, मैंने कहा वो पढ़ेगा तब, बात बताई थी ना मैंने आपको, मैंने उन्होंने कहा कि भाई पढ़ ले, भाई वो तब पढ़ेगा जब तुम पढ़ोगे। तुम उसको वो तुम कह रहे हो उसको कि झूठ मत बोलो, तुम खुद झूठ बोलो यार। तो कोई चीज़ जब आप किसी को कहते हैं ना, तो आप पहले खुद को फॉलो, आप मुझसे कभी भी बात करेंगे कभी भी कि सर मैं ऐसे पढ़ना चाहता हूँ, ये दिक्कत आ रही है, तो मैं सारी बातें बताऊंगा क्योंकि वो सारी बातें मैंने फेस, समझ रहे हो, कोई ऐसी बात बोलूंगा ही नहीं। ठीक है, रही बात झूठ बोलने की, मैं झूठ बोल देता हूँ कभी कभी, यहाँ पे कभी नुकसान हो रहा है झूठ बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है उसमें, वो वाली बात है। आगे की बात करें, आ जाओ चलो। तो मैंने कहा जो हमारा ओरिजिनल संविधान है इसमें हर रिलीजन की फोटो, एक की फोटो नहीं है, किसकी, औरंगजेब की, ठीक है ना, औरंगजेब की फोटो नहीं है, बाकी मुस्लिम धर्म में अकबर की भी फोटो है और भी लोगों की फोटो है, उनके दीन है उनकी फोटो है। और इंडिया का मैंने हिंदुओं का बता ही दिया, ऐसे ही हर रिलीजन की फोटो बनी हुई है, समझ पा रहे हो आप लोग। तो अकबर कैसा राजा था, एक सेक्युलर राजा था। तो अकबर ने कहा कि जजिया कर को, आप लोगों ने जोधा अकबर मूवी देखी है, तो अकबर जिसमें ऋतिक रोशन है, ऐश्वर्या राय है, नहीं देखी, देखो यार। आपको पता है कि जोधा जो हिस्ट्री में जो है ना, जोधा अकबर जैसे कोई कैरेक्टर नहीं है, मतलब अकबर तो है लेकिन जोधा उसके साथ नहीं है। अकबर की वाइफ का नाम तो हरखा बाई है, जोधा पता है कौन है, उसके बेटे की वाइफ, लेकिन टीवी में क्या करा दिया, जोधा अकबर करा दिया। हमने उनसे पूछा भाई तुमने ऐसा क्यों करा है, उन्होंने कहा कि भाई 1950 में मूवी आई थी मुगले आजम, क्या मूवी आई थी, उसमें अकबर की पत्नी का नाम जोधा रखा था उन्होंने। मैंने कहा उनसे क्या, उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने जो मूवी बनाई थी, अब दुनिया के दिमाग में मैसेज जा चुका कि अकबर की पत्नी कौन है। और वैसे भी भाई डिस्क्लेमर तो आता है ना कि इस स्टोरी का किसी भी घटना से कोई संबंध, अगर कोई घटना संबंध होता तो उसे काल्पनिक कहा जाएगा, समझ पा रहे हो इस चीज़ को। तो मूवी जो बना रहे हैं उनका हिस्ट्री से कोई लेने देना नहीं है, ठीक है। ऐसे एक में महाराणा प्रताप का सीरियल आया था, उसमें महाराणा प्रताप ऊँट से आ रहे थे, तो बताया भाई ऊँट इनके पास तो घोड़ा था, घोड़े का नाम क्या था, चेतक। तो उसके टेलीकास्ट को कैंसिल करके दोबारा महाराणा प्रताप को किससे पे लेके आए, घोड़े पे लेके आए, समझ पा रहे हो इस चीज़ को आप लोग। तो हिस्ट्री का, अगर हिस्ट्री की ये जो मूवीज बनती हैं गाइस, अगर आप यहाँ से हिस्ट्री सीख रहे हो, ध्यान रखना कि ये लिटरेचर कहानी बेस्ड है, एक्चुअल हिस्ट्री वो दिखाएंगे जो उसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है, वो चीज़ है, रियल हिस्ट्री कुछ और है। तो मैंने कहा ना पृथ्वीराज रासो वाली कहानी है, और बहुत सारी कहानियाँ गाइस। आप लोग कभी जाना, आप लोग घर पे जाना और एक यूट्यूब पे सर्च करना गौरा बादल, क्या सर्च करोगे, गौरा बादल। पद्मावती जो मूवी थी ना, रावल रतन सिंह चित्तौड़गढ़ के राजा, उनकी वाइफ का नाम था पद्मावती। अलाउद्दीन खिलजी ने जिद किया पद्मावत को देखने का, पद्मावती को देखने का, तो उनके दो बॉडीगार्ड थे, गौरा बादल सेनापति, ठीक है, उनके पे एक कविता लिखी है, और कविता गौरा बादल भाई कुमार विश्वास लिखना, हम लोग कुमार विश्वास का नाम सुना है, उनसे लिखना, वो कविता सुनना, ना खून खोल जाए तो, ठीक है ना, और नाक में आपके पानी भर जाए तो, समझ रहे हो उस चीज़ को आप लोग। तो वो अब गौरा बादल को वो कविता अगर मैं हिस्ट्री में पढ़ाने लग जाऊँ, तो वो हिस्ट्री थोड़ी, वो तो क्या बन जाएगा, लिटरेचर बन जाएगा, तो फिर तो इमोशन जागेगा, हिस्ट्री का हमारे से कोई लेना देना नहीं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट औरंगजेब फिर आएगा। मैंने कहा ना औरंगजेब थोड़ा सा उसने वापस से क्या कर दिया, जजिया कर लगा दिया। लास्ट में जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला, बताया था ना एक रंगीला बादशाह होता था, 18 में से एक था, उसने क्या कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने भी जजिया कर लगाया था, अंग्रेजों के टाइम पे जब कुंभ मेला होता था तो 1 रुपये जजिया कर होता था, रुपये। कोई अगर कुंभ मेला जाएगा तो कितना देगा, 1 रुपये। उस समय एक आदमी की महीने का खर्च 1 रुपये होता था, पूरे महीने का खर्च कितना होता था एक आदमी का, और अगर कोई कुंभ मेला जाएगा तो कितना देगा। और तो छोड़ो, जब देश आज़ाद हो गया तो सरकार ने कहा यार ये तुम कुंभ जा रहे हो ना, जब देश आज़ाद हुआ तो जो पहला कुंभ मेला लगा, सरकार ने कहा कि भाई इसके लिए अलग से टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा लोग आ रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है, तो मेंटेनेंस हमें ठीक करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए। उस समय जो लोग इलाहाबाद के टिकट कटा के गए 1956-57 में जब लगा कुंभ का मेला, उस पर अलग से टैक्स लिया गया। उसके बाद जब बवाल कटा, उसके बाद से इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, इंडिपेंडेंस के बाद भी जजिया कर चला, दूसरे नाम से चला, ठीक है ना, है ना, सफाई कर टैक्स के नाम पे लो या जैसा भी ले लो आप लोग, ठीक है। तो आगे बताओ, सबसे पहले भारत पे किसने अटैक किया, अरबों ने कि तुर्कों ने, अरबों ने। अरबों में सबसे पहले किसने अटैक किया, अरब में से किसने अटैक किया सबसे पहले, मोहम्मद बिन कासिम। कब अटैक किया इसने, 700। किसको हटाया इसने, सिंध के राजा ताहिर को, सिंध के राजा ताहिर को। और इसने एक टैक्स लगाया, कौन सा टैक्स लगाया, जजिया कर लगाया। जजिया कर कैसा टैक्स था भाई, नॉन मुस्लिम में, गैर मुस्लिम बोल लगता था। जजिया कर में से 5 लोगों को फ्री कर दिया। आएगा नहीं एग्जाम में, बाकी आपको पता होना चाहिए, कहानी के लिए अच्छा है, लेकिन ये आएगा नहीं एग्जाम में, कितने लोगों को फ्री कर दिया।
ठीक है ना। मेन ये आएगा कि सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला कौन है, मोहम्मद बिन, फिर ब्राह्मणों पर किसने लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, ठीक है। फिर पूरी तरीके से जजिया किसने खत्म कर दिया, अकबर ने खत्म कर दिया। फिर दोबारा किसने लगा दिया, औरंगजेब ने लगा दिया। फिर दोबारा किसने खत्म किया, रंगीला बादशाह, ठीक है ना। रंगीला बादशाह का असली नाम जानना पता चला, तुम रंगीला याद करके जाओ, उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है ना। तुम पता चला खाली रंगीला रंगीला कर रहा हूँ, वहाँ रंगीला आया ही ना, इतनी मेहनत करने के बाद भी पानी फिर जाएगा फिर तो, ठीक है। आगे की बात करें आप लोग, ये मेन ये जो जजिया की कहानी पढ़ी, ये बार बार एग्जाम में आती है। दो टैक्स है, जजिया और एक भाई ने बोला जंजीर टैक्स है। अब ये मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैंने नहीं पढ़ा, क्या पता हो, क्योंकि मैंने 11th-12th की हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो हो सकता है कि ये हो। बहुत सारे टैक्स होते थे कि यही टैक्स नहीं तो था, एक से एक टैक्स होते थे, एक से एक। एनिमल्स को चराने का भी टैक्स होता था, इसको चरी कर बोलते थे। अगर आपने परमानेंट घर बना दिया तो उसको गड़ी टैक्स बोलते थे, समझ रहे हो। तो अगर आपका झोपड़ी है तो ठीक है, अगर पक्का मकान बना ले तो उसके बाद टैक्स लगेगा। हाँ, ये सारी चीज़ें। एक सरदेश मुखी एक टैक्स था जो मराठा लगाते थे। मैंने कहा ना बहुत सारे टैक्स थे, लेकिन ये रिलीजन का टैक्स था तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, एग्जाम में ज़्यादा पूछा था इसलिए ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है। आगे की बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कौन आ गया, देखो पहले तो अरबों ने किया था, दूसरे में कौन आ गया, अब तुर्किश आ गए। तुर्किश में सबसे पहले कौन है, गजनवी की गौरी, गजनवी आया। अब ध्यान से सुना गाइज, जो तुर्क से थे गाइज वो तुर्की कहलाए। बस मुस्लिम कम्युनिटी में ना तुर्क जो है ना, उनकी एक अलग ही छाप है। ध्यान से सुना, तुर्की एक देश है ना जिसको तुर्की बोलते हैं, टर्की बोलते हैं, उसको तुर्की भी बोला जाता है। जैसे अभी एक देश, अभी एक राज्य का नाम चेंज किया, गया का नाम चेंज कर दिया हम लोगों ने। गया का नाम चेंज करके क्या कर दिया हमने, गया जी कर दिया। गया का नाम चेंज करके क्या कर दिया, गया बिहार वाला गया। करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते आप लोग, अभी 2 दिन पहले हुआ है, क्या जी हो गया। करंट अफेयर्स पढ़ा करो, ठीक है, इससे पता चल रहा है कुछ गायब है। जो भेजता रहता हूँ ना ग्रुप में, वो ऐसे शो पेज के लिए नहीं है, कभी लाइन ही पढ़ लेते, पहला ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं, वापस आते हैं। सुनो मेरी बात, एक जगह है टर्की, तो तुर्की भी कहते हैं, तुर्की भी कहते हैं इसको हिंदी में। अभी ये बताओ, जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चल रहा था तो तुर्की किसके साथ था, इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ? तुर्की हमेशा मुस्लिम देशों के साथ रहेगा, किसके साथ रहेगा। उसका कारण क्या है, उसका कारण बहुत पुराना है। उसका कारण ये होता था गाइज कि जो तुर्की देश का लीडर होगा वो मुसलमानों का खलीफा होगा। समझ पा रहे हो क्या, खलीफा क्या होगा, एक तरह का लीडर उनका कह लो। तो मुसलमान आज भी उसको एज ए, अच्छा तुर्की जो है ऐसा क्यों कर रहा है, पाकिस्तान का साथ क्यों दे रहा है, उसके पीछे उसका कोई पर्सनल रीज़न है। फ्री में थोड़ी साथ देगा, फ्री में तो कोई किसी का नहीं है। पर्सनल रीज़न ये है कि वो मुस्लिम कंट्रीज़ में, इस्लामिक कंट्रीज़ में वो टॉप रहना चाहता है, लेकिन उसका एक कॉम्पिटिटर है जिसको यूएई कहते हैं। समझ पा रहे हो, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, टसल चल रहा है कि कौन पहले रहेगा। तो यूएई साथ दे रहा है भारत का, है ना, डिवाइड हो गया। एक देश है उसी के ऊपर अजरबैजान, वो तुर्की का साथ दे रहा है। समझ रहे हो, तो कोई किसी का साथ क्यों दे रहा है, ये बात बड़ा मैटर करती है। ये बात भी बड़ा मैटर करती है कि अगर मान लो ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री और मैं इंडिया का विदेश मंत्री हूँ, तो हम हाथ मिलाते हैं या नहीं मिलाते हैं, या किस एनर्जी से हाथ मिलाते हैं, तो बड़ा मतलब निकाला जाता है आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशन में, ठीक है ना। आगे की बात करें तो तुर्क ने भारत पर पहला तुर्की आक्रमण सुबुद्दीन ने किया था गाइस, किसने किया था। अब ये कौन है भाई, ये वही गजनवी का ही फादर वादर है, ठीक है ना, रिलेटिव है इसका। अच्छा, इसने जब अटैक किया गाइस, कब अटैक किया इसने। अच्छा अब देखो, अभी हमने लास्ट वॉर का पढ़ा 700, अगला का पढ़ा 980। तो क्या इसका मतलब गाइस 200 सालों में कोई एक बंदा पैदा नहीं हुआ उधर जिसने अटैक ना किया हो भारत पे। ऐसा नहीं है, अटैक तो हुए होंगे, लेकिन वो इसका इतिहास हमारे पास है, या तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जला दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है ना, ठीक है ना। क्योंकि जीते होते तो डेफिनेटली लिखा होता, या तो हार गए वो लोग। समझ पा रहे हो आप लोग, तो बीच में जो इतना इतिहास है ही नहीं। तो इसने 986 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पराजित किया। किसने पराजित किया, ठीक है। आगे सुबुद्दीन के बाद महमूद गजनवी, ठीक है ना, ठीक है, राजा बना, जो अफगान के गजनी का रहने वाला था। आगे और क्या कह रहा है, ये जो गजनवी था ये कब राजा बना, 998 में। और इसने 1001 से लेकर गई 1027 तक भारत में कुल कितनी बार, 17 बार आक्रमण किया है। और इसने जब 1018 में जब आक्रमण किया तो कहाँ पे किसको लूटा था इसने, कन्नौज, मतलब यूपी वाला जो इलाका उसको कन्नौज कहते हैं। आगे 1025 में उसने किसको लूटा, सोमनाथ मंदिर को लूटा। और 1027, अच्छा कि सोमनाथ मंदिर को एक आखिरी जो वो भीम फर्स्ट के साथ की लड़ाई हुई थी ना,
अभी पढ़ा था ना पीछे हमने, भीम फर्स्ट, भीम फर्स्ट आ जाता है, भीम फर्स्ट सेकंड किसको रहा है लेकिन, गौरी को, गजनवी को नहीं, है ना। आगे चलो इसके बारे में पढ़ेंगे, आगे देखो सुनो। अच्छा जब ये लूट के जा रहा था, एक सोमनाथ को लूटा, मंदिर को क्यों लूटते थे, क्योंकि वहां पे चढ़ावा आता था, पैसा आता था तो लूटा उसको। और जब वो लूट के जा रहा था एक दिन 1025 में, 1025 के शायद एंड की घटना होगी शायद ये, तो जब जा रहा था ना तो जाटों ने इसको लूट लिया। किसने लूट लिया, जाटों। किसको लूट लिया, गजनवी को, जो खुद लूट के आया था कहीं से, उसको लूट लिया किसने। ये बात तो भाई साहब गजनवी को करनी नहीं थी गले से। उसने अगले साल 1027 में जाटों के खिलाफ एक आंदोलन किया, जाटों के विरुद्ध अटैक किया, ठीक है ना। तो 1025, 1026 और 1000 इसने जाटों के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया, ठीक है ना, बदला लेने के लिए, ठीक है ना वो चीज़ें। क्योंकि जाटों ने इसका बहुत सारा सोना लूट लिया और बहुत सारे को नदी में फेंक दिया, इसको खुद जान बचा के भागना पड़ा। आगे फिर क्या हुआ, मोहम्मद गजनवी के साथ बहुत सारे ना गाइस, ये लोग जब भी आते थे इनके साथ बहुत सारे लोग हिस्टोरियंस भी होते थे, बहुत सारे इतिहासकार होते थे, बहुत सारे कवि होते थे, समझ पा रहे हो, और कुछ इनके सेनापति वगैरह भी होते थे, ठीक है ना। तो इसके दरबार में कौन कौन रहते थे, फिरदौशी अल बरूनी उतबी नाम है इसका गाइस, इसका क्या नाम है, ये ट्रांसलेशन ठीक कर लेना आप लोग, क्या नाम है, उतबी नाम है इसका, तो नाम है इसका, है ना। ऐसे ऐसे कौन थे ये लोग। अच्छा मैंने आपको ये बात पहले बताई थी कि हमारे कल्चर में, इंडिया के कल्चर में इतिहास लिखने का सिस्टम इन्हीं से आया है। ये लोग अपने साथ इतिहासकार लेके घूम रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ पे इतिहास को पढ़ाया जाता था, रामायण की स्टोरी कहानी की तरह सुना दी जाती थी, बच्चों को याद है, सबको पता है, समझ रहे हो। तो हमारे यहाँ पे इतिहास लिखने का सिस्टम ये हमें वहाँ से मिला है। वर्ल्ड में ऐसा चलता था, इंडिया में ऐसा चलता है, हम अपना इतिहास की स्टोरी के बेस पे शाम को दादी नानी की कहानियाँ सुन करके तो निपटाते थे। अब वो सिस्टम भी खत्म हो गया, तो अब जो दादी बन रही हैं वो तो उनको खुद ही कोई नहीं पता है कि क्या होने वाला है। शिलालेख लिखवाए थे, इतिहास नहीं लिखा, शिलालेख पे इतिहास तो नहीं लिखवाया था, शिलालेख पे रूल रेगुलेशन लिखवाए थे, इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। इतिहास का मतलब कि एक एक दिन की घटना क्या क्या हुई है, आज किसको मारा। आप लोगों ने मूवी देखी है अलाउद्दीन खिलजी वाली, पद्मावत, नहीं देखी है। उसमें एक सीन है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी बैठा हुआ है और उसके साथ उसका एक व्यक्ति है जिसका नाम है गाइज अमीर खुसरो, ठीक है ना। खुसरो बैठा हुआ है, खुसरो ने इतिहास लिखा, जो लिखा वो उसमें मेंशन कर दिया। अलाउद्दीन को पसंद नहीं आया और वो पन्ना फाड़ करके उसको जला रहा है, उस मूवी में सीन दिखाया गया है, समझ पा रहे हो उसी को। तो इतिहास वही लिखा जाता था जो जो राजा को पसंद था या जो राजा जीता था। फिर वो इतिहास कहाँ से आया जो राजा हार जाता था, तो कुछ इतिहास के ऐसे थे जिन्होंने छुप करके भी इतिहास लिखा, ठीक है ना, या बचा के लिखा, राजा की नज़र में नहीं आए, वो कारण, उस कारण से भी हमें पता चल गया वो, ठीक है ना, ये चीज़ है। आगे की बात करें तो गाइज तुर्कों में सबसे पहले किसने आक्रमण किया, तुर्क सुबुतगीन ने, किसने आक्रमण किया, और उसका बेटा कौन था, गजनवी। गजनवी ने भारत पे 1001 से लेकर के 1027 तक, है ना, 17 बार टोटल अटैक किया। कितने बार अटैक किया, एक कन्नौज पे उसने कब अटैक किया, 18 में। कन्नौज पे कब अटैक किया, उस पर कब अटैक किया, क्या नाम है, सोमनाथ पे कब अटैक किया, 25 में। आखिरी उसका अटैक किसके विरुद्ध था, जाटों के विरुद्ध था, आखिरी अटैक कब था। अच्छा आपको पता है कि परिस्थितियां जो होती है ना, देखो सुनो, हिंदुइज्म में जब कोई मर जाता है तो उसे क्या कर देते हम लोग, ऐसे ही मुस्लिम में कोई मर जाता है तो उसे क्या कर देते हम लोग, ये सुना है। आज आपको लगा होगा ये हमने बनाया, ये हमने नहीं बनाया, ये स्थितियों ने हमारे साथ बनवा दिया है। क्यों ऐसा बना दिया, आप लोगों ने वर्ल्ड का मैप देखा है, ठीक है ना। वर्ल्ड के मैप में गाइस मान के चलो ये वर्ल्ड का मैप है, ये अमेरिका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दिस इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये ठीक है ना, ऐसा करके, या ऑस्ट्रेलिया मान लो। तो आपको पता है कि भारतीय प्रायद्वीप में जंगल वंगल ज़्यादा हुआ करते थे, तो यहाँ पर जलाने के लिए लकड़ी बहुत सारी है। ऐसे आपको पता है कि जो मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ पे दफनाने के लिए ज़मीन काफ़ी है, लकड़ी तो है ही नहीं क्योंकि मरुस्थल ही मरुस्थल है, रेत ही रेत है। तो आपको लगे कि ये हमने बनाया नहीं है हमारी ज़रूरत के हिसाब से। वैसे तो इंडिया में दफनाने का भी, हिंदू में दफनाने का भी है, दफन करने बच्चों, उसको दफन वर्ड यूज नहीं करते, छोटे बच्चे जो 1 साल से कम के होते हैं उन्हें दबा देते हैं। मैं गया शमशान में एक दिन, मेरे दोस्त के फादर एक्सपायर हो गए, और बगल में गए, यहाँ पर बच्चे दबाए जाते हैं, मैं देख के सन रह गया, मैं कहा दबाए जाते हैं 1 साल के, ऐसा क्यों हुआ, मैंने सर्च किया इस पर। उन्होंने कहा कि 1 साल के से जो कम का बच्चा होता है वो मोह माया में नहीं फंसता, तो मोह माया से कब दूर होता तो उसको क्या कर दिया। और बहाने का भी है हमारे में, सिर्फ दफनाने 3 ऑप्शन है हमारे पास। अगर गंगा नदी के आसपास डेथ हुई तो हम उसको,
ठीक है ना, फिर उसका जो होगा सो होगा। आगे की बात करें, चलो आगे देखो, सुनो, ये तो हमने पढ़ा। आगे और क्या क्या हुआ? अच्छा एक चीज़ और, ये जो बंदा है मोहम्मद गजनवी, इसके इसके साथ कौन कौन से हिस्टोरियंस है? फिरदौशी, कुतुबी, अलबरूनी, ये 3 नाम याद रहेंगे और कुछ खास नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा गाइज ये जो बंदा उतबी, ये तो इतिहासकार है, तो इसने एक किताब लिखा जिसका नाम था किताब उल यामनी। क्या नाम था किताब का? इसने लिखा, उतबी ने। फिरदौशी ने एक किताब लिखा जिसका नाम था शाहनामा, और अलबरूनी ने एक किताब लिखा गाइज जिसका नाम था किताब उल हिंद। किताब उल, ये एक्चुअली ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये एक्चुअली ऐसा लिखा जाएगा, किताब उल हिंद, ऐसे डैश करके लिखा जाएगा। ये सारी बातें ये भी बता दी मैंने। अब गजनवी के बाद कौन आगे गए और क्या क्या हुआ उसमें? अच्छा गाइस सुनो, तुर्क जो थे ना, एक जनजाति होती थी। तुर्क क्या होती थी? एक जो अफगानिस्तान वाले इलाके में रहते थे। गाइस मुस्लिम इन्वेजन में गाइस सेकंड इन्वेजन किसका होता है? पहले किसका हुआ? और गौरी का अटैक होता है 1175 में गाइस, ठीक है। इसने सबसे पहले 1100 मुल्तान पर अटैक किया। इसने कहाँ पर अटैक किया सबसे पहले? मुल्तान, जो अब पाकिस्तान में है, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, चलो ठीक है, ये पढ़ चुके हम लोग। आगे नेक्स्ट देखो, सुनो मेरी बात। 1178 में गाइस जब इसने पहली बार भारत पे अटैक किया, मुल्तान से जब एंटर हुआ भारत में, तो गुजरात का राजा कौन था सोलंकी वंश का? भीम सेकंड। भीम सेकंड उसको बहुत मारा, 5 दिन तक दौड़ा दौड़ा के मारा, ठीक है ना। और ये पहली पराजय थी इन लोगों की, क्योंकि इससे पहले तो गजनवी जो आया था वो तो जीत के गया था, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मोहम्मद गौरी ने लाहौर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतता गया। मोहम्मद गौरी जो है वहाँ पे बैठा, और फिर मैंने कहा वहाँ पे बैठा और लड़ाई किससे चल रही है? पृथ्वीराज चौहान से। वो वहीं पे बैठा है, वो इलाका जीत चुका है, मुल्तान वाला और लाहौर वाला, ठीक है ना। फिर इसका कॉन्फ्लिक्ट किससे होता है? टसल पृथ्वीराज चौहान से। तो पृथ्वीराज चौहान ने इसको हराया, ठीक है ना। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया, गौरी हार गया। फिर दूसरा लड़ाई होता है तराइन का, दूसरा ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। उसमें गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। इसके बाद एक और लड़ाई ये लड़ता है, कौन सा? चंदावर का युद्ध, ठीक है। ये फिरोजाबाद के पास पड़ता है यूपी में। तो इसमें गहड़वाल शासक जयचंद जो है वो हार जाता है, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके बाद क्या होता है? ये जो बंदा है, देखो 2 लोग आए, गजनवी और गौरी, लेकिन भारत में मुस्लिम धर्म का संस्थापक गौरी को कहा जाता है, ना कि गजनवी का एक ही टारगेट था, लूटना, पैसा चाहिए था उसको। लेकिन गौरी का टारगेट था लूटने के साथ साथ इस्लाम धर्म की। उसने भारत में पहली मस्जिद बनाई, और वो यहाँ से जैसे गौरी चला गया ना चुपचाप, ये नहीं गया, सॉरी गजनवी जैसे चला गया ये नहीं गया। इसने क्या किया? इसने अपना एक बंदा, एक दास, एक स्लेव यहाँ पे बिठाया, ठीक है। उस दास, अच्छा इसके कई दास थे, जो गौरी था उसके कई दास थे, ठीक है ना। उसमें से एक दास का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन कहा कि भाई तू यहाँ पे राजा बन जा, और मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मुझे टैक्स भेजता रही हो, पैसा टाइम पे आ जाना चाहिए, महीने की 2 तारीख को सैलरी क्रेडिट हो जानी चाहिए, मेरे पे SMS आ जाना चाहिए, सैलरी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट ना, देख लियो तो, ठीक है ना। अच्छा उस समय गाइस गुलाम जो होते थे, दास जिसे कहते हैं, वो राजा के प्रति लॉयल होते थे। क्या होते थे? राजा के प्रति। और राजा भी दास के लिए लॉयल होता था, क्यों? क्योंकि राजा अपने बेटे से ज्यादा गुलाम पे भरोसा करता था। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि गुलाम के पास कोई और ऑप्शन होता नहीं था, उसका कोई दुनिया में है ही नहीं, है ना। गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा, गुलाम था उसका, उसको राजा। अच्छा गुलामों को ये फायदा होता कि मान के चलो मैं बूढ़ा हो गया, इन्होंने मेरी खूब से होते, तो लास्ट में मैंने अपनी प्रॉपर्टी, इनका मेरा कोई रिलेशन नहीं है। गली में ऐसा कभी हुआ हो, ठीक है ना, एक मेरे में हुआ था, ठीक है, कि गली में एक बुढ़िया आंटी थी, वो उनकी सेवा किसी ने की, पड़ोसी ने, तो सारी प्रॉपर्टी खबर उस चीज़ को आप लोग, ऐसा कुछ सीन था। जैसा कोई नहीं था तो ऐसा, तो गुलाम को ये लालच है कि एक दिन मैं राजा बनूंगा। राजा भी उस पर ट्रस्ट करता था, कहानी ऐसे चलती थी। तो गौरी चला गया और कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ का क्या बन गया? दिल्ली का सल्तनत का वारिस। लेकिन ये गुलाम बड़े लॉयल होते थे राजा, मतलब पीठ के पीछे भी बेईमानी। गुलाम जब तक राजा जिंदा रहेगा ना उसका, तब तक वो सुल्तान का टाइटल नहीं लेगा। कौन? गुलाम। वो गुलाम है और वो राजा के प्रति लॉयल। ऐसा नहीं होता भाई पीठ के पीछे बेईमानी कर दी, ऐसा कोई सीन ऐसा देखा गया है इतिहास में। मैंने ऐसा देखा है कि जितने भी गुलाम हुए उनमें से किसी ने भी बेईमानी राजा से नहीं की, किसी और से कर दी होगी, राजा के मर जाने के बाद कर दी होगी, है ना। जैसे गौरी मर गया
तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये तो इतना ईमानदार था कि गौरी के मर जाने के बाद उसके बेटे को भी टैक्स भेजा करता था, ये तू ही रख। लेकिन जब इधर इधर जब कुतुबुद्दीन ऐबक भी मर गया, उधर गौरी भी मर गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे ने कहा मैं नहीं भेजूंगा भाई, पिताजी गुलाम थे, हम थोड़ी गुलाम थे, समझ रहे हो? कर्जा पिताजी ने लिया था वो भरेंगे, हमने तो लिया नहीं था, वो कहानी है। आगे की बात करें, ये जो गौरी था गाइस, गौरी का एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार। जब भारत पे अटैक हुआ, गौरी ने सल्तनत का पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, जीत कब्जा कर लिया। सबसे पहले तो इसकी लड़ाई भीम सेकंड से हुई थी, भीम सेकंड ने उसको बहुत मारा, वो चला गया। तो इसकी लड़ाई किससे हुई? पृथ्वीराज 2 बार, दूसरी बार में जीता, फिर जयचंद को हराया, तो पूरा एरिया कैप्चर हो गया, ठीक है ना, सारा एरिया बिहार तक, क्योंकि गहड़वाल वंश तो इस तरफ आ रहा था ना, बिहार तक। अब इसका एक सेनापति जिसका नाम था बख्तियार, वो भाई वहां से चलना चालू करता है। आपने मैप देखा ना भारत का, तो वो दिल्ली से बिहार की तरफ चला, क्योंकि पूरा एरिया आ गया। तो जब बिहार पहुंचा तो बिहार में एक जगह थी नालंदा, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी थी नालंदा विश्वविद्यालय, उसमें बख्तियार खिलजी ने क्या किया? आग लगा दी। ऐसा कहते हैं कि भाई उसकी किताबें 6 महीने तक जलती रही, 6 दिन तक जलती रही, 6 घंटे तक जलती रही। अच्छा हुआ जल गई, वरना और पढ़ना पड़ता था, ठीक है ना, ऐसा कहते हैं। बाकी 6 महीने तक जलना तो बहुत बड़ी बात है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ना जले 6 महीने, ठीक है ना। यार कोई बात नहीं, जैसा भी है, मैंने कहा ना 6 महीने जलने का कोई सेंस मुझे नजर नहीं आता, समझ पा रहे हो इसको? अब ये इमोशनल बात है, एक तरह की लिटरेचर वाली बात है। 6 घंटे जल रही हूँ या 6 दिन जल रही हूँ, चलो 6 दिन भी मान लेता हूँ, कोई बहुत तगड़ी आग होगी तो 6 दिन जल रही होगी। क्लियर है? आगे बढ़े। तो किसने, ये जो बख्तियार खिलजी है, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी करंट में नालंदा विश्वविद्यालय को वापस से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? इसको, है ना, पैसा इन्वेस्ट करके 1000 करोड़ लग के आसपास लगा, उसको वापस से क्या कर दिया? डेवलप कर दिया। नहीं, ये बख्तियार खिलजी इसका सेनापति है, और अलाउद्दीन खिलजी अगला एक डायनेस्टी आएगी आगे, इसका उससे कोई लेना देना, हो सकता है कि उसको चाचा ताऊ का लड़का रहा हो पूर्वज में, बाकी कोई डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय, इसको बनाया किसने था? अरे नहीं यार, कुमार गुप्त ने। किसने बनाया था? यहाँ पे किसकी पढ़ाई होती थी? BA BCom BSc, बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी। किसकी पढ़ाई होती थी? बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। वो धर्मपाल बना, वो विक्रमशिला, उस दिन मैंने बंदर वाला क्वेश्चन करा था, तो डाउट में पूछ रहे हैं। आगे की बात करें, नहीं कहा था टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन किया था हमने बंदर वाला। आगे नेक्स्ट 1205 में गई गौरी अपना अंतिम अभियान पंजाब के खोखर जनजाति का अगेंस्ट करता है। किसके अगेंस्ट करता है? खोखर एक जनजाति है। जनजाति समझते हो आप लोग क्या होता है? ट्राइब, ठीक है ना। जैसे आपसे कोई पूछा कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति क्या है, तो आप कहोगे भारत में सबसे बड़ी जनजाति गौड़ जनजाति है। कौन सी? गौड़ जनजाति है। जैसे आपने तासी जनजाति सुना है? तासी भी एक जनजाति है, ट्राइब है। कहाँ की ट्राइब है? राजस्थान की। ये जीके में पढ़ेंगे हम ज्योग्राफी में, ट्राइबल्स ऑफ द डिफरेंट उसका एरियाज। तो राजस्थान की बहुत सारी, जैसे मीना जनजाति है, जैसे कि भीलवाड़ा जनजाति है, ठीक है ना, ये चीज़। तो वो जो, अब देखो ये लोगों ने अपना स्थिति को सुधार लिया, वो शहर में रहने लगे, लेकिन प्रॉपर ट्राइबल्स भी होते थे। गौड़ जनजाति तो ऐसे ही, क्या खोखर जनजाति जो है वो इसमें आता था। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट। 1206 में गाइज, ये जो, अच्छा इन लोगों के ना दुश्मन भी बड़े होते थे। जैसे इसने किसके खोखरों के अगेंस्ट काम किया, तो उसी में से एक ने क्या किया? मोहम्मद गौरी की बात खत्म, हिसाब बराबर, ठीक है ना। हिसाब बराबर कब हिसाब बराबर हो गया? 1206 में। कोई बात नहीं। नहीं, ये लोग जब वीक हो जाते थे ना लास्ट में, बुढ़ापे, तो इनकी इज्जत उतनी रहती थी, जब अकेले में पाया तो मार दिया होगा, ठीक है ना। ऐसा भी होता था कि ये ना जैसे कि, जैसे मान के चलो कोई कसम खा ले कि मैं मरूंगा तो मरूंगा, मैं उसको मार दूंगा, ऐसा भी कसम खा के जाते थे लोग। तो कितनी भी सुरक्षा में रहे, वो उसके पास पहुंचेगा, उसको मारेगा, फिर खुद को मार लेगा, जैसे जयचंद वाली स्टोरी में हुआ, ठीक है। वो चीज़ है। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट चल भाई मैं आ रहा हूँ तो मारने के लिए दौड़ के, तो फिर तो 4 लोग पकड़ ही लेंगे। वैसी कहानी तो मतलब गुपचुप तरीके से पास गया, मार दिया, और फिर खुद को मार लिया, या तो बच के निकल गया होगा तो निकल गया होगा। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये जो गौरी था, इसके 3 गुलाम मैंने बताया था, कुतुबुद्दीन, यालदोज और कुबाजा। इसमें से अगला शासन किसको मिला? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन वही जिसने कुतुब मीनार की नींव रखी गई। किसकी नींव रखी थी? कुतुब मीनार की नींव रखी थी, बनवाया नहीं था पूरा। आगे देखो गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा वंश? सल्तनत काल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सल्तनत काल। और सल्तनत काल में मैंने कहा कि कौन सा वंश आता है? गुड़ खा तस्लिम, है ना भाई।
तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और देखो ये जो गुलाम वंश है गाइस, कौन सा वंश है? गुलाम का मतलब क्या होता है? इसको दास वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? और अरबी भाषा में गाइस गुलाम को ममलूक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? ममलूक भी कहा जाता है। तो इस वंश के 3 नाम है, या तो तुम इसको गुलाम वंश कहो, या दास वंश कहो, या फिर ममलूक कहो। ठीक है ना? इनका टाइम पीरियड कितना? 1206 से लेकर के 1290। ठीक है ना? तो ये मेन, तो अब ये पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, और देख लो आप लोग, इस वंश में गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो संस्थापक है, इसको उसको गुलाम वंश क्यों कहते हैं? इसका जो फाउंडर है कौन, किसका गुलाम है? वो गौरी का गुलाम है। ठीक है ना? मतलब इसमें जितने भी राजा बन रहे हैं वो सब एक दूसरे के गुलाम है, इसकी वजह से इसका क्या नाम रख दिया। और जब इसका फाउंडर ही गुलाम है तो फिर इसका नाम क्या पड़ दिया? लेकिन मैंने कहा गुलाम को हम लोग और क्या कह सकते हैं? हम लोग और क्या कह सकते हैं? ममलूक वंश कहते हैं। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? इसको यहीं से रहने देते हैं, अगली क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक से। ठीक है ना?